नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सेवेंथ की हिंदी में हम पढ़ रहे थे शब्द निर्माण की एक नई प्रक्रिया जिसे कहते हैं समास। तो इसमें हमने शब्द निर्माण की प्रक्रिया में अभी तक हमने उपसर्ग प्रत्यय बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं। काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर पढ़े। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं समास। तो लास्ट सेशन में हमने समास का अर्थ यानी कि समास क्या है ये हमने जाना। तो समास का अर्थ हमने जाना कि संक्षिप्त करने की विधि, यानी कि किसी भी एक जो पूरा शब्दों का एक तरह से जो भंडार है या शब्द का जो पूरा वाक्य है उसको छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्तीकरण उसका करना समास कहलाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर दिए थे और उसके बाद हमने समास की परिभाषा भी यहाँ पर बनाई। तो समास की परिभाषा क्या थी आप एक बार देख लीजिए और घर पर भी आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। जैसे जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है या समासीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये छोटी सी इजी सी परिभाषा हमने यहाँ पर समास की बनाई और साथ ही हमने यहाँ पर समस्त पद यानी कि जब हम अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बना नया शब्द यानी कि समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द आपका समस्त पद कहलाता है। जो भी नया शब्द बनता है वो आपका समस्त पद कहलाता है। ये भी हमने एक नया पॉइंट यहाँ पर लिखा था जो आपने नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था कि समास विग्रह क्या होता है। देखिए, जब हम समास पढ़ते हैं तो उस समय पर समास विग्रह पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है, यानी कि जो समासीकरण के दौरान बना जो शब्द है उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना समास विग्रह कहलाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, समय के अनुसार ये आपका इसका हमने समासीकरण किया, इसको हमने संक्षिप्त किया और हमने लिखा यथा समय। ठीक है, लेकिन इसको जब हम इसकी पूर्वावस्था में लेकर जाते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं यथा समय शब्द का, तो वो होगा समय के अनुसार, यानी कि ये हो गया आपका समास विग्रह। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिया है। जैसे समस्त पद है हवन सामग्री। समस्त पद क्या है? हवन सामग्री। तो हवन सामग्री है समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना एक नया शब्द जिसे समस्त पद कहा जाता है। और समस्त पद को अलग अलग करना यानी कि उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हवन के लिए सामग्री, तो देखा आपने, ये हमने यहाँ पर किया समास विग्रह, हमें हवन के लिए सामग्री। उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो अब हमने यहाँ पर समासीकरण की परिभाषा और समस्त पद और समास विग्रह, ये चार चीजें हमने यहाँ पर जो पॉइंट वाइज है वो क्लियर कर ली है। समास का अर्थ हमने जान लिया, समास की परिभाषा हमने जान ली, समस्त पद किसे कहते हैं ये हमने जान लिया, समास विग्रह किसे कहते हैं ये हमने जान लिया। अब समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पर हमने लिखी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पूरे समास की जो प्रक्रिया है या समास के जितने भी भेद हैं उन सभी में आपको ये महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी है। जैसे पहली बात हमने यहाँ पर लिखी है कि समास में हमेशा कम से कम दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने लिखा है समास का पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद
उत्तर पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा था भरपेट, जिसमें भर पूर्व पद है, पेट उत्तर पद है। ठीक है, पहला पद पूर्व पद कहलाता है, बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पॉइंट थे। नंबर तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा था, समास की प्रक्रिया के दौरान पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। सबसे मेन पॉइंट, समास की प्रक्रिया के दौरान पदों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है या विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए थे। देश के लिए भक्ति, तो हमने जब इसका समासीकरण किया तो ये इस तरह से बना देशभक्ति, और आप देख सकते हैं जो बीच के हमारी विभक्तियां थी उनका लोप हो चुका है। दूसरा, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो के लिए आप देख सकते हैं जब हमने इसका समासीकरण किया तो ये बना हवन सामग्री, तो के लिए जो आपका विभक्ति है उसका यहाँ पर लोप हो गया। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ लिए थे। अब हम नंबर 4 एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे कि समास होने पर जहां संधि संभव होती है, यानी कि समास होने पर जहां संधि संभव होती है वहां नियमानुसार संधि भी होती है। ठीक है, नंबर 4 है कि समास में जब समास होने पर, या ऐसे आप लिख सकते हैं इजी, और भी इजी होगा, और देखिए नोट डाउन बिल्कुल उसी के आगे से करेंगे। समास होने पर जहां संधि, यानी कि समास की प्रक्रिया के दौरान जहां संधि संभव होती है वहां संधि भी होती है। ठीक है, वहां नियमानुसार संधि भी होती है, वहां नियमानुसार संधि भी होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिनको हमने यहाँ पर लिखा, और आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि नोट डाउन तो करना ही है। मैं आपको हर बार कहती हूँ कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है, और खास तौर पर हिंदी व्याकरण जिसको आप बिल्कुल रट नहीं सकते, बिल्कुल एक तरह से आपको उसको लिखना ही होता है, रिवाइज करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, समझना होता है, तो आप उसको नोट डाउन जरूर करें। और देखिए, आप अपने डाउट्स तभी हमसे पूछ सकते हैं जब आप लिखेंगे और घर पर जाकर उसको रिवाइज करेंगे। अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। जो आपको यहाँ पे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप तुरंत पूछिए। जो आप घर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि समझ नहीं आया, तो उसको आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कीजिए। तो इस तरह से चारों पॉइंट यहाँ पर हमने लिख लिए। अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है समास का, वो है समास के भेद। समास के भेद, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं हम उन्हें पहले लिख लेते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका भेद है तत्पुरुष समास। आपका तीसरा भेद है कर्मधारय समास। आपका चौथा भेद है
द्विगु समास। और पांचवा भेद है द्वंद्व समास। आपका पांचवा भेद है समास। और छठा भेद है बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 के 6 भेदों के नाम लिख लिए हैं, जिनको आप भी सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको एक एक करके जब आप नाम याद लिखेंगे तो अब हम एक एक करके सबको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले सबके नाम नोट डाउन कर लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो पूरे टोटल कितने हैं आपके? 6 समास हैं। समास के आपके टोटल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। आगे चलकर आपके जैसे आपके तत्पुरुष समास को अलग अलग भेदों में बांटा गया है, ऐसे ही आगे चल के आपके कर्मधारय समास को भी बांटा है, द्विगु समास को भी बांटा है। लेकिन क्योंकि आप क्लास 7th में हैं तो अभी आप केवल इन सभी को यहाँ पर पढ़ेंगे, जो केवल 6 आपके पार्ट हैं इनको पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास को हम एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा अव्ययी भाव समास। अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास? क्या होता है अव्ययी भाव समास? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देखिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं सबकी, यानी कि कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हैं जिन्हें आपने याद रखना है। देखिए अगर आप एक एक समास की इस तरह से विशेषताओं को याद रख लेंगे तो आपको आगे चलकर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी समास को पढ़ने में, क्योंकि समास आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी क्लास 11th तक या उससे आगे भी, जब आप अभी तो आप केवल क्लास 7th में हैं, जब आप क्लास 10th में 11th में जाते हैं या उसके बाद आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तब भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं होती है समास की आपकी नॉलेज। तो इसीलिए जितना आप ध्यान पूर्वक समझेंगे उतना ज्यादा आपको देर तक ये चीजें याद रहेंगी और आपको समझ में आएंगी। तो पहला है आपका अव्ययी भाव समास। देखिए जो आपका अव्ययी भाव समास होता है इसका पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा है। अव्यय अव्यय और अविकारी शब्द आपको पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, काफी बार हमने पढ़ा है अव्यय शब्द, अविकारी शब्द। तो पूर्व पद, अभी देखिए बताया था ना कि किसी भी समास में जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये चीज आपने याद रखनी है, पूर्व पद और उत्तर पद, तभी आप समझ पाएंगे। तो अव्ययी भाव का जो पूर्व पद होता है वो आपका अव्यय होता है और साथ ही प्रधान होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार परिभाषा को। आप भी सभी लोग पहले परिभाषा नोट डाउन करेंगे। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो
उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और देखिए, इसका जो सामासिक पद होता है वह भी अव्यय होता है। ठीक है, जो सामासिक पद होता है यानी कि जो भी आपका नया शब्द बनता है वह भी क्या होता है, अव्यय होता है। सामासिक पद, ध्यान रखिएगा, सामासिक पद जो समास की प्रक्रिया के दौरान बना हुआ शब्द होता है वह भी अव्यय होता है। ठीक है, और लिंग वचन कारक से नहीं बदलता। इसका ये भी लिख लेते हैं, इसका सामासिक पद भी अव्यय होता है। जो क्या होते हैं अव्यय शब्द? अव्यय शब्द क्या होते हैं? कोई परिभाषा बताएगा अव्यय शब्दों की? अव्यय, जिसका कुछ भी व्यय ना हो, जिसका कुछ भी खर्च ना हो। यानी कि अव्यय ऐसे शब्द जो अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार। यानी कि एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, वर्तमान काल हो, तो ये अपने आप को चेंज नहीं करते, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसीलिए इनको अव्यय शब्द कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। तो अव्यय समास में जो समासीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें जो नया शब्द बनता है ये भी आपका अव्यय शब्द होता है। और जो लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक की वजह से नहीं बदलता। यानी कि ये अपने आप को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अपने आप में चेंज नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण वैसे हम काफी सारे यहाँ पर देने वाले हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर सब लिख लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, भरपेट। भरपेट, तो आप ये इसका समास विग्रह जब करेंगे तो क्या आएगा? पेट को भरकर। ठीक है, तो ये आपका हो गया समस्त पद, और ये आपका हो गया समास विग्रह। ठीक है, भरपेट यानी कि पेट को भरकर। और ये जो आपका समस्त पद है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका समस्त पद है ये कैसा शब्द है? ये अव्यय शब्द है, यानी कि अविकारी शब्द है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार। यानी कि जब हम भरपेट शब्द का यूज करेंगे तो हम स्त्रीलिंग के लिए भी कर सकते हैं, पुल्लिंग के लिए भी कर सकते हैं, एक वचन के लिए भी कर सकते हैं, बहुवचन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि कैसे हम एक समस्त पद बनाएंगे कुछ शब्दों से। आजन्म, जन्म से लेकर।
ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आजीवन, क्या होगा? जीवन भर। इसी तरह से बेशक, शक के बिना, यथाविधि, यानी कि विधि के अनुसार। इसी तरह से यथा समय, समय के अनुसार, या यथा संभव, जितना संभव हो सके। प्रतिपल, यानी कि हर पल। तो कुछ इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम लेते हैं आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। तो ये है आपके शब्द, और इनका हमने सामासिक जो पद है वो इस तरह से हमने समासिक पद बनाए। जन्म से लेकर आजन्म, जीवन भर, आजीवन, बेशक, शक के बिना, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथा संभव, जितना संभव हो सके, प्रतिपल, हर पल। ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल आप यहाँ पे, पहली चीज तो ये देखिए कि इनमें पहला पद अव्यय है और तथा वही प्रधान भी है। ठीक है, पहला पद अव्यय है और वही प्रधान भी है। जैसे हमने लिखा आ जन्म, आ जन्म, आ जीवन, बेशक, यथा विधि, यथा संभव। तो पहला पद अव्यय है और पहला पद ही प्रधान भी है, इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसीलिए हमने कहाँ रखा है इसको? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अव्ययी भाव समास अपना क्लियर कर लिया। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, साथ के साथ नोट डाउन पहले तो करते रहिए। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान भी होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसका सामासिक पद भी अव्यय होता है जो लिंग, वचन, कारक आदि से नहीं बदलता। तो जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने आपको कि सारे पद कैसे हैं? अव्यय है। उसके बाद हमारा आता है अगला तत्पुरुष समास। नंबर 2 आता है हमारा तत्पुरुष समास। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक समास की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको आपने याद रखना है। जैसे आपका अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय है और साथ ही आपका प्रधान भी है, और जो नया शब्द बन रहा है वो भी आपका अव्यय है, इसीलिए उसको अव्ययी भाव समास कहा है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तो इसको भी पहले हम लिख लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि बाद का पद, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा
दोनों के बीच आने वाले परसर्गों, दोनों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप। परसर्गों को हम विभक्ति भी कहते हैं, कारक भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर तत्पुरुष समास पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो है कारक चिन्ह। जब तक आप कारक चिन्हों को नहीं समझेंगे तब तक आप समास में तत्पुरुष समास को नहीं समझ सकते। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कारक चिन्हों पर जरूर डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल आप ये नहीं सोचिएगा कि टॉपिक के बीच में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है। हमारा मोटिव ये है कि आप जो भी पढ़ें, क्योंकि देखिए पूरी व्याकरण जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। कहीं ना कहीं से आपको आप देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, या आप जो समास पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, या वर्ण पढ़ते हैं, शब्द विचार पढ़ते हैं, वाक्य विचार पढ़ते हैं, जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई ना कोई चीज आपको जरूर पढ़नी होती है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे आपका कारक चिन्ह जो मेन टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम तत्पुरुष समास को यहाँ पर फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच आने वाले परसर्गों या विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों, देखिए कई बार आपका आता है कारक चिन्ह तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आता है विभक्ति चिन्ह तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आता है परसर्ग तो कंफ्यूज नहीं। तीनों चीज एक ही है। विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं, कारक चिन्ह कह सकते हैं, परसर्ग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें अंतर क्या है ये भी मैं आपको आपके जो टॉपिक है कारक चिन्ह उसमें मैं आपको ये अंतर भी इनका वहां पर क्लियर करवाऊंगी। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है, परसर्गों का लोप हो जाता है, परसर्गों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसके। हमने क्या बताया कि जिस समास का उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और बीच में आने वाले विभक्ति चिन्हों का, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे बहुत ही सरल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल, देश के लिए भक्ति। अभी स्टार्टिंग से मैं इसको काफी बार यहाँ पर आपको बता चुकी हूं, देश के लिए भक्ति। इसी तरह से शरण में आगत, इसी तरह से लाखों का पति। तो देखिए हमने कहा विभक्ति चिन्हों का परसर्गों का लोप हो जाता है। कैसे? देश के लिए भक्ति, शरण में आगत, लाखों का पति। तो इसकी विभक्ति चिन्ह हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए। अब देखिए देश के लिए भक्ति, क्या शब्द बनेगा हमारा? देश भक्ति, ठीक है।
इसी तरह से अगला शब्द क्या बनेगा? शरण में आगत, शरणांग, शरण में आगत तो क्या होगा? शरणागत। इसी तरह से लाखों का पति क्या होगा? लखपति, लखपति। ठीक है, तो ये है हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें आपका उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है? भक्ति। शरण में आगत, किसकी प्रधानता है? शरण में आए हुए की। लखपति, लाखों का पति। बाद का पद प्रधान यानी कि उत्तर पद प्रधान है और दोनों के बीच आए हुए परसर्गों का लोप हो रहा है। तो इसमें आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर लिखा राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो अलग अलग तरह से आप इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए। तो देशभक्ति जो आपका शब्द है, हमने कहा कि उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अब देखिए, देश के लिए भक्ति में देश की ओर नहीं, भक्ति की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, उसके बाद शरण में आगत जो आपका शब्द है, उसमें शरण की नहीं बल्कि आगत यानी कि आए हुए शब्द की ओर संकेत किया है। इसी तरह से लखपति में लाखों की ओर नहीं, जो उनका पति है यानी कि उनका जो एक तरह से स्वामी है, उसकी ओर संकेत किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि इसका उत्तर पद प्रधान है और दोनों पदों के बीच की परसर्गों का लोप हो रहा है, दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो रहा है। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा अलग अलग तरह से तत्पुरुष समास को लिखा गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद भी बताए हैं। तत्पुरुष समास के भेद, तो क्योंकि हमने यहाँ पर अलग अलग कारक चिन्ह बताए हैं, तो उसी के कारण यानी कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो विभिन्न उदाहरण हैं और दोनों पदों के बीच की जो विभक्तियां हैं, उनके परसर्गों के आधार पर यहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। तो लिख लेते हैं। देखिए, सभी उदाहरणों में, इसको इसी तरह से नोट डाउन करेंगे, में दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों, दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों, या इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं विभक्तियों। ठीक है, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, विभक्तियों के अनुसार या के आधार पर भी आप लिख सकते हैं, के अनुसार तत्पुरुष समास को तत्पुरुष समास को 6 भेदों में
बांटा गया है। तो देखिए हमने क्या कहा कि तत्पुरुष समास के जो भेद है उन भेदों को हमने किसके आधार पर यहाँ पर बांटा है, जो विभक्तियां हमने एग्जाम्पल में देखी कि कुछ जो विभक्तियां थी वो अलग अलग तरह की विभक्तियां थी। तो इन्हीं विभक्तियों के अनुसार यानी कि अलग अलग तरह की विभक्तियां यहाँ पर आती हैं तत्पुरुष समास में, तो उन्हीं के आधार पर हमने तत्पुरुष समास को 6 भेदों में बांटा है। तो ये विभक्तियां कौन सी हैं, ये कारक चिन्ह कौन से हैं, ये परसर्ग कौन से हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा है यानी कि समास के भेदों में जो पहला भेद है अव्ययी भाव समास, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, और साथ ही तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके कितने भेद हैं, ये हम आप घर पर एक बार रिवाइज करें। इसको हम बात आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।